हफ्ते के दूसरे दिन भारतीय बाजारों की शुरुआत के लिए दुनिया भर के बाजारों से है बेहतरीन संकेत। सेंचुरी मार कर ट्रेड करता हुआ एसजेएक्स निफ्टी, क्या इतनी दमदार शुरुआत हो पाएगी और हो पाएगी तो क्या टिकेंगे, बढ़ेंगे या फिर फिसलेंगे? लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और थोड़ा मूड सुधरते हुए दिख रहा है अनिल जी, 2 दिन को की गिरावट के बाद आदत ही नहीं हुई है इस गिरावट को देखने की। पर देखते हैं सर, जैसे आप कह रहे थे कि आज क्या एक्शन होगा, बताएं आज के लिए ट्रिगर्स क्या है। शुरुआत करने के लिए आज ट्रिगर्स जो है, कल अमेरिकी बाजार बंद थे लेकिन अमेरिका के फ्यूचर्स मजबूती के साथ रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। वो एक मूड सुधारने वाला है। इसके साथ ही एशियाई बाजारों में अच्छी शुरुआत होती दिख रही, खासतौर से हांगकांग और चीन के बाजार कल मजबूती के साथ बढ़ने के बावजूद आज फिर से दमदार उछाल 500 अंकों से ज्यादा कमा होता दिख रहा है। तो ग्लोबल संकेत बेहतर है। माइंडट्री अच्छे नतीजे पेश किए तो दिग्गज आईटी कंपनियों के बाद मिड कैप आईटी कंपनियों से भी नतीजे बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। आईआरएफसी के आईपीओ का दूसरा दिन है। पहले दिन अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, 65% ऑलरेडी बढ़ चुका है। रिटेल जोर शोर में भाग ले रहे हैं। 25 रुपए की 26 रुपए की प्राइस देकर मुंह में पानी आता हुआ दिख रहा है और वहां पर एक्शन भरपूर है और चर्चा करेंगे विस्तार से आगे। 18 जनवरी से यानी कि कल से मारुति की कारें महंगी हो चुकी हैं। 18,000 से लेकर 34,000 रुपये के दाम मारुति ने अपनी गाड़ियों के बढ़ाए। वजह कच्चे माल की लागत बढ़ना, ये है कारण जिसकी वजह से दाम बढ़ते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़े ट्रिगर्स आज के लिए। पर सर, सवाल यही बनता है कि अगर आप कल क्लोजिंग के समय देखते, 2 दिनों की गिरावट थी, दिन के निचले स्तर पर करीब बंद हो रहे थे और 230 फैक्टर भी प्ले आउट नहीं हुआ, तो वहां से जो मूड बना और आज सुबह जो मूड बन रहा है, दोनों ऑपोजिट हैं। किस तरह से देखें? जो कल बेरिश थे, क्या उनका एडवांटेज है इस समय या फिर वो ट्रैप हो गए? और जो बुल्स हैं वो इस समय किधर है? देखिए, ट्रैप होने का काम अब तक सिर्फ मंदी करने वालों का हो रहा है। हाँ। क्योंकि तेजी करने वालों को तो अगर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है तो आप ये मानकर चलें कि वो अब तक पैसा बना रहे हैं और अगर खरीद कर टिके रहे, 1-2 दिनों की करेक्शन को पचा लिया तो उन्हें नुकसान नहीं हुआ। आज ऐसा लग रहा है कि इस बार फिर से 1.5 दिन के बजाय 2 दिन का करेक्शन, उतना ही फर्क है। वापस से मूड माहौल थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा जहां तक ट्रैप होने का सवाल है दीप, ये आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है जी। अगर आप डे टू डे ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है कल सुबह आप ट्रैप हुए तेजी में कि चलिए बैंक निफ्टी मजबूत दिख रहा है, निफ्टी को संभाल लेगा, लेकिन बाद में और स्पेशली आखिरी 1 घंटे में, आधे घंटे में बैंक निफ्टी ने दम तोड़ा है जी। तो वहां पर बुल ट्रैप आप कह सकते हैं। कल जो शॉर्ट पोजीशन बनी है उसमें हमने भी कल के 2000 में कुछ शॉर्ट कॉल्स दिए हैं, तो उम्मीद नहीं थी कि जब अमेरिका बंद है तो इस तरह से 100 पॉइंट ऊपर ये रिस्क आप ओवरनाइट हमेशा रखते हैं, होती है। और स्पेशली जब आप देखिए एशिया को इतना मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है तो ये बेयर ट्रैप है। तो अल्टीमेटली इस बार जो ज्यादा नुकसान मंदी करके हो रहा है वो नुकसान तेजी करके नहीं हो रहा। कम से कम अब तक वो ट्रेड परफेक्ट है और मुझे लगता है अभी भी आज भी वो ट्रेड रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि पिछले 3-4 दिनों में और पहले वाले करेक्शंस में एक चीज बदली है जी, उसको गौर से देखना चाहिए। क्या बदला है? लेवल्स तो हायर हैं ही, हर हायर लेवल पे आपके करेक्शन की गुंजाइश और करेक्शन की शार्पनेस बढ़ने की संभावना होती है। यहां पर आप निफ्टी को 150 पॉइंट देखेंगे तो आपको लगेगा कि निफ्टी 150 पॉइंट गिरा, लेकिन होता है 1% ही है। और यही अगर आप 11,000 की निफ्टी पे वो 0.5% है। हाँ। तो परसेंटेज के लिहाज से निफ्टी का करेक्शन बढ़ा नहीं, लेकिन पॉइंट्स के लिहाज से आपके लिए बड़ा हो जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज जो बदली है दीप, वो ये है कि पहले के करेक्शन में कभी भी विक्स आपको इतना चढ़कर आता हुआ नजर नहीं आया, यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। अगर निचले स्तर से वोलेटिलिटी इंडेक्स आपका 40%, 45% बढ़ चुका है तो वो कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में मार्केट ये मानकर चल रहा है कि यहां से उतार चढ़ाव ज्यादा दिखेगा। और उतार चढ़ाव दिखने का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है कि थोड़ा करेक्शन, क्योंकि आप अदरवाइज तो विक्स स्टेबल है, मार्केट बढ़े जा रहे हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं। विक्स बढ़ेगा कब? जब मार्केट वोलेटाइल होने की कोशिश करे, ऊपर नीचे होने की कोशिश करे। और विक्स यही जज करने की कोशिश करता है कि आने वाले समय में बाजार कितना ऊपर नीचे हो सकता है अगले 1 साल में। तो उस हिसाब से थोड़ा वोलेटिलिटी इंडेक्स से संकेत आता दिख रहा है। कुछ अच्छे संकेत भी हैं, कुछ कमजोर संकेत भी हैं जिन्हें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर कट है कि मार्केट थोड़ा सा इन लेवल पर रुकने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर एक वो जो सिस्टम होता है कि कमजोर ट्रेडर्स सिस्टम से बाहर हों, कमजोर स्टॉक्स में करेक्शन आ जाए,
उसके बाद वापस मजबूत शेयरों में और मजबूत ट्रेडर्स निचले स्तर से कन्विक्शन के साथ खरीदारी करके चले और फिर हायर हाइज की तरफ बढ़े, ये संकेत है। तो अगर आज के सेशन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दीप जो है वो आज की क्लोजिंग है जी, ओपनिंग नहीं। अगर आज आप फिर से 14,350 के ऊपर बंद हो पाते हैं तो आप बुरे नहीं हैं, आप करेक्शन पूरा करके ऊपर जाने को तैयार है। 14,435 के ऊपर बंद होते हैं तो कहना ही क्या, फिर तो बहुत ही बढ़िया। और 14,500 के ऊपर तो फिर तो आप है ना 15,000 के पहले रुकेंगे ही नहीं, ये लेवल आ जाएंगे। एक बार आपने 14,500 के ऊपर की वापस क्लोजिंग दे दी तो फिर आपका वो 1.5-2 दिन का करेक्शन और बुल रन फिर से शुरू, मतलब वो बरकरार ही शुरू क्या बरकरार ही। तो आप किन लेवल पर आज बंद हो पाते हैं वो आपकी दिशा तय करेगा। पहली चीज बैंक निफ्टी पर सिमिलरली अगर आप 32,000 के ऊपर बंद हो पाते हैं, वेरी नाइस। 32,300 350 के ऊपर बंद हो पाते हैं तो फिर से तेजी का माहौल बने, और 32,500 के ऊपर निकलकर बंद हो गए तो फिर आप 1,000-1,500 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में और आने वाले समय में देखेंगे। तो ये बुल मार्केट के करेक्शन है, और बुल मार्केट के करेक्शन में आमतौर पर ट्रेप जो होते हैं वो बेयर्स होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है एक या दो दिन के करेक्शन से कि बाजार तेजी से गिरने वाला है और हम बेचे, और वापस से बाजार कूद कर ऊपर आता है। एग्जैक्टली ऐसा ही करेक्शन आपको 13,113 के लो पर बना था। 13,700 से जो बाजार करेक्शन होकर सेम डे में नीचे आए 13,113 तक आए थे। हालांकि ये करेक्शन उतना शार्प नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी रखनी जरूरी है। सर एक छोटा सा सवाल है, हम पोजीशंस एग्जिस्टिंग नई पोजीशंस की तो बात करेंगे, पर जैसे कल की गिरावट हुई और आदत है आधे दिन 1.5 दिन की गिरावट की, तो जो पोजिशनल व्यू होता है उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं होने दिए होंगे जो तेजी के पोजीशन में। करेक्ट। आज अगर बाउंस बैक के बाद बाजार सस्टेन नहीं करता है तो फिर क्या अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर होने दें? नहीं, जो पोजिशनल व्यू लेते हैं। दो चीजें। स्टॉप लॉस तो हर वक्त ट्रिगर होने देना चाहिए, या फिर थोड़ा डीप कर ले। स्टॉप लॉस है ही इसीलिए कि वो ट्रिगर हो। अगर स्टॉप लॉस है लगाया, ट्रिगर नहीं करना है तो फिर फायदा क्या? स्टॉप लॉस डिसिप्लिन है। लाइफ में किसी भी चीज में आप डिसिप्लिन छोड़ेंगे तो तकलीफ आएगी जी, राइट। तो स्टॉप लॉस, अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टॉप लॉस ट्रिगर होने में नहीं है। सारे ट्रेडर्स की प्रॉब्लम है कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ उसके बाद वहीं से स्टॉक या इंडेक्स घूमता है और फिर आपका जो टारगेट है वो भी आ जाता है। तो डबल तकलीफ है कि एक तो मेरा नुकसान हो गया, दूसरा ऊपर से टारगेट आ गया। और ये सिर्फ मतलब ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के ट्रेडर्स की समस्या तो ऐसी नहीं है, ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। जो ट्रेडिंग करते हैं सबकी यही समस्या है कि, और अगर नहीं लगाते तो फिर इतना नीचे जाता है कि फिर बाद में आपको पछतावा होता है कि अरे लगा देता तो तभी हो जाता है। तो इसका कोई स्टॉप लॉस में आपको जजमेंटल नहीं होना है जी, दिमाग नहीं लगाना है, जो है वो है। आपको दिमाग कहाँ लगाना है वो मैं बताता हूँ। आप दिमाग सिर्फ इस जगह लगाइए कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। आप अपने रिस्क के हिसाब से या लेवल्स के हिसाब से जो आपको ठीक लगे वहां लगे, लगाना है और फॉलो करना है। ये चीज बहुत क्लियर है। अब समझिए जो पोजिशनल ट्रेडर्स की आप बात करें, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 14,150 हो सकता है कि 14,150 के नीचे बंद होगा। हमने कल भी बोला 14,150 14,225 मजबूत सपोर्ट जोन है। डे ट्रेडर के लिए 14,350 था जी। अगर समझिए किसी डे ट्रेडर ने 14,350 पे स्टॉप लॉस लगा लिया तो 125 पॉइंट तो बचे ना जी, वो 125 पॉइंट की तकलीफ तो कम देखनी पड़ी। करेक्ट, सही बात है। करेक्ट। तो आपको अपनी पोजीशन के हिसाब से पहली चीज, आपका एंट्री पॉइंट क्या है, दूसरी चीज, तीसरा आपकी रिस्क लेने की या आपकी लॉस करने की ताकत क्या है, ये तीन चीजों के बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना। ये मतलब ये कोरोना की वैक्सीन नहीं है जो सबके सेम लगेगी कि एक ही वैक्सीन है सबको लग रही है भाई। ये स्टॉप लॉस आपकी वैक्सीन है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस लेवल पर लगाना है स्टॉप लॉस, क्योंकि हर आदमी की एंट्री पॉइंट अलग हो सकती है। कोई प्रॉफिट में बैठा है, कोई नुकसान में बैठा है। हर आदमी की रिस्क लेने की ताकत अलग है, हर आदमी का नजरिया होल्ड करने का अलग है। तो इसलिए स्टॉप लॉस आपको डिसाइड करना है कि आपको लगाना क्या है, लेकिन डिसाइड करने के बाद जरूर लगाना है, फॉलो करना है 100%। अगर नहीं करेंगे, मैं वही बता रहा हूँ कि भाई अगर समझिए कई बार होता है ना कि आप किसी को मिलने गए, उसकी किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप तबीयत पूछने गए, तो आप उसको क्या कहते हैं, अरे यार बच्चा हो गया, आपकी टांग ही टूटी, बड़ा भी हो सकता था। अरे हाँ, जिस हिसाब से मतलब सामने वाला रैश ड्राइविंग कर रहा था, आपकी तो कुछ भी हो सकता था गाड़ी की हालत देख के, ऐसा करते हैं ना। सिमिलरली यही सिचुएशन है, स्टॉप लॉस में टांग ही टूटती, जान नहीं जाती। करेक्ट। स्टॉप लॉस नहीं लगाने में जान भी जा सकती। तो आपको टांगे तोड़वाना चलेगा या पूरी
और वही है, ज्यादा जान जब जाती है स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर टारगेट हिट वो होता तो देखो, ये तो मार्केट है, इसमें तो किसी के हाथ में नहीं है। वो सबसे बड़ा दुख यही है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद जब टारगेट आता है तो लेकिन उसके साथ ही ना कई बार है ना ऐसा भी होता है दीप कि अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है और वो बहुत गिर गया 20, 30, 40, 50%, और उसके बाद जब वो वापस बढ़ के आपका भाव आता है ना, तो उसकी जो खुशी है ना, वो है ना, मतलब आपके भाव से 50% बढ़ जाए उतनी नहीं होती जितनी वापस हाँ भाव आ गया। तो ये तो इमोशंस है मार्केट के, जो मार्केट को बनाते हैं, सिंपल है। पर लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है। बिल्कुल, तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करेंगे सर। एक IRFC IPO दूसरा दिन है, आपने तो कहा है लंबे अवधि के लिए निवेश करना है तो कर लें। पहले दिन ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला सर, 65% ओवरऑल, बट रिटेल ऑलरेडी फुल हो गया है। 25-26 रुपए में है ना, रिटेल के मुंह में पानी आता है। सिंपल सी चीज़ है। लेकिन मेरा पॉइंट सिंपल है दीप, और वो ये है कि इस IPO को है ना आप लिस्टिंग के लिहाज से मत देखिए। अगर आपकी आदतें बिगड़ चुकी है, रूट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड, बर्गर किंग, कैमकॉन, बैक्टर, जो भी मान लें, इनको सबको 50, 100, 200% ऊपर देखने की, और उस हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे IRFC भी मतलब 25 वाला 30, 35 और 40 रुपये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर आप नॉमिनल लिस्टिंग एक अच्छी चीज़ है कि इसमें आपके अलॉटमेंट मिलने के चांस हैं जी। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए, IPO की साइज को देखते हुए, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं जी। शॉर्ट टर्म में बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो आपको ये समझ के चलना है मुझे पोर्टफोलियो में रखना है। तो उसी हिसाब से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हाथ से लगा रहे हैं तो आप अपना 25 रुपये का स्टॉप लॉस रख दीजिएगा पहले दिन, लिस्टिंग के दिन। सिंपल। अगर लिस्टिंग इशू प्राइस के आसपास नीचे हो तो आपका पैसा प्रोटेक्ट हो गया। मेरा ये मानना है कि बड़े लिस्टिंग के नहीं बनेंगे साइज को देकर, लेकिन कंपनी बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत बढ़िया है, लगाना है, जरूर लगाना है, लेकिन लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव अलग है। हाँ, उसमें अगर शॉर्ट टर्म बन जाए तो वेलकम, मोस्ट वेलकम। अगर भाई 5 साल के रिटर्न 2020 में 1 साल में आ गए तो तकलीफ क्या है, आने दो, आप लॉन्ग टर्म सोच के लगाओ। बिल्कुल, बस तो एंजॉय द राइड। IRFC IPO दूसरा दिन है आज, देखते हैं किस तरह का एक्शन आज होगा। चलिए सर, फिर आज के एक्शन को समझते हैं, किस तरह के अब संकेत देखें। आज तो मूड माहौल थोड़ा बेहतर ही दिख रहा है, ग्लोबल पॉजिटिव है जी, और इस पॉजिटिव होने में एशिया के बाजारों का पूरा हाथ है, और साथ ही डाउ फ्यूचर्स का भी, साथ ही FIs के संकेत वापस पॉजिटिव आ गए। थैंक यू वेरी मच। आप पैसे खत्म नहीं हुए आपके। अच्छा संकेत एक DIs का आया दीप, ये सर लंबे समय बाद। हाँ, न्यूट्रल हुए हैं, इन्होंने हाथ रोका है थोड़ा बेचने से। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सबको देते रहना चाहिए। गिरावट के दिन पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ भाई यार, नहीं तो अच्छा, कल इसमें इंटरेस्टिंग चीज है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि फिर बेचा किसने। हाँ, वही सवाल बन रहा है। Who done it, वो आगे बात करेंगे। FNO के संकेत पॉजिटिव है जी, FNO पॉजिटिव है, सेंटीमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड पॉजिटिव। अब अगला जो मेजर सपोर्ट है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, वो नोट कर लिए। निफ्टी का तो वही कल वाला ही है, 14,150, 14,225, जहां से कल सपोर्ट लिया। बैंक निफ्टी के लिए 31,200, 31,325 अब अगला बेहद मजबूत सपोर्ट नजर आता है। आज की सपोर्ट जोन 14,150, 14,225 जी, ये सपोर्ट जोन है। इसके नीचे वैसे तो जाएंगे नहीं। ये जो दूसरी रेंज दे रहा हूँ एकेडमिक है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी डीप है ना कि अचानक से बाजार कभी कोई ऐसा एक्शन दिखा दे जो आपको हमें पता नहीं, तो लेवल आपको पता रहना चाहिए कि नेक्स्ट लेवल आपके हाथ में क्या होंगे। 14,050, 14,100 नेक्स्ट लेवल बनता है। 14,350, 14,425 आज की हायर जोन है। इसके पार निकले तो 14,475, 14,500 ये परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन है। बैंक निफ्टी 31,500, 31,650 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 31,200, 31,325 बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ये आसानी से नहीं टूटेगा। बैंक निफ्टी 32,050, 32,150 ऊपरी रेंज है जी, 32,275, 32,325 प्रॉफिट बुकिंग जोन है। कल भी आपको याद होगा हमने ये कहा था कि 31,725, 31,000 ये मजबूत सपोर्ट जोन है। एक बार फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए 31,700 के नीचे गया, वो पता नहीं चला कब गया, तुरंत ही वापस आ गया। तो जो सेकंड मजबूत सपोर्ट जोन है ना, उस पर हमेशा शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आएगी, ये मानकर चलिए। 90% केसेस में 10 में से 9 बार आएगी। आप कल भी देखो 31,725 से एक बार तो आई गई, करेक्ट। सिमिलरली तो आपको जो सेकंड मजबूत सपोर्ट जोन है उसको इस तरह से समझना है कि ये वो लेवल है जहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, और इसी तरह से रेजिस्टेंस का जो ऊपर का लेवल होता है सेकंड रेंज, वो ये मान के चले कि यहां पर एक बार सप्लाई आएगी। ओके, ठीक है सर। फिर आज की रेंज क्या रहेगी? 14,225, 14,350 दिन की छोटी रेंज, 14,150, 14,425 दिन की मीडियम रेंज,
और 14,100 से लेकर 14,475 ये दिन की बड़ी रेंज आपके लिए आती हुई दिखेगी। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी 31,650 32,050 आज दिन की आपकी छोटी रेंज है। इसके अलावा 31,500 32,150 दिन की मीडियम रेंज है, और 31,325 से लेकर 32,275 ये 32,325 भी कर सकता था हमें राउंड फिगर में, लेकिन 32,275 ही ठीक है। ये आपके लिए आज की बड़ी रेंज निकल कर आती है जी। ओके, अब जरा पोजीशनिंग समझाएं सर, किस तरह के संकेत लें पीसीआर से और एफआईएस की जो पोजीशन है उससे? एफआईएस की नेट लॉन्ग तो सेम है, 67% कोई बदलाव नहीं। कल कुछ चेंज? पुट कॉल रेशियो और कम हुआ है, ओवरसोल्ड हो गया। अब निचले स्तर पर वो अब खुली गैप से रहे, वो पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो ही गया है। कल ही हम कह रहे थे कि पुट कॉल रेशियो अब नियर ओवरसोल्ड है, और आज ओवरसोल्ड है। अच्छा, इस पे एक सवाल पूछूं, ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो है और पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज हैं, तो ये क्या डबल बूस्ट है, यानी कि गैप अप के बाद और खरीदारी ये आ सकती है, या फिर क्या होता अगर ओवरसोल्ड पीसीआर है पर ग्लोबल क्यूज नेगेटिव होते, तब किस तरह से देखते हैं? गैप से खरीदारी और आ सकती है, इस बात पर डिपेंड करता है दीप की गैप कितना है जी, है ना। अगर आप 14,350 पर खुल रहे हैं तो तुरंत खरीदारी आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। ओके। क्योंकि 14,350 14,400 आपके लिए थोड़ा कंजेशन जोन है। ठीक है, 14,400 425 खुल रहे हैं तो तुरंत सप्लाई आएगी, 14,300 खुल रहे हैं आ जाएगी इमीडिएटली आ जाएगी। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये अगर पुट कॉल रेशियो आपका 1:12 पर है, ओवरसोल्ड है और ग्लोबल संकेत नेगेटिव है, जी, तो क्या होगा? जो दूसरा सवाल, तो गैप से नीचे खुलेंगे। देखो, पुट कॉल रेशियो आपका मार्केट नहीं खोल सकता जी, सही बात है, मार्केट तो आपका डाउ फ्यूचर ही खोलेगा, सही बात है, या ग्लोबली खोलेगा, लेकिन पुट कॉल रेशियो खुलने के बाद अपना काम करता है। एग्जैक्टली। तो अगर पुट कॉल रेशियो आपका ओवरसोल्ड है और मार्केट नीचे खुला तो पक्के तौर पर नीचे से रिकवरी आएगी। ओके, तो फिर और वो आइडियल सिचुएशन है। हाँ। वो आइडियल ट्रेडर्स जिनको तेजी करनी है उनके लिए आइडियल सिचुएशन, इवन मंदी करनी है उनके लिए भी, कि आपको पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड दिख रहा है, ग्लोबल नीचे खुल गए, फर्स्ट क्लास काट लो तुरंत। शॉर्ट काटने के लिए बेस्ट मौका है शॉर्ट सेलर्स का, और जिनको खरीदना उनके लिए बेस्ट मौका है। तो ओपनिंग आपको पुट कॉल रेशियो कभी नहीं देगा, नेवर। वो ओपनिंग के बाद अपना कमाल करता है। ठीक है सर, तो ओवरसोल्ड है पुट कॉल रेशियो, यहाँ पर आप रखें नजर। विक्स थोड़ा बड़ा है वैसे कल सर, पर 24 के आसपास ही है जो हम मूवमेंट उसका देख ही रहे हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्या करें सर फिर आज? 14,200 इंट्राडे निफ्टी पर स्टॉप लॉस है, और 14,150 क्लोजिंग बेसिस पर। दूर दिया मैंने आज इसलिए कि शायद जरूरत ना पड़े और लगे भी ना, इस हिसाब से। बैंक निफ्टी पर आपके लिए स्टॉप लॉस होगा 31,500 और 31,700 क्लोजिंग बेसिस पर। क्लोजिंग बेसिस पर मैंने स्टॉप लॉस छोटा दिया है जी, यहाँ ज्यादा नहीं रखना मुझे। ओके, लेकिन इंट्राडे में 31,500 का आप लेकर चल सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन अगर है तो 14,435 ये आपका स्टॉप लॉस है निफ्टी पर, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। 32,050 इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। अब इसमें यह है कि अगर आपको रिस्क ज्यादा रखने की इच्छा है तो आप अपनी, सपोज किसी ने फॉर एग्जांपल किसी ने 14,500 पे शॉर्ट किया हुआ है, तो उसको जरूरी नहीं कि 14,435 पे स्टॉप लॉस करे। अब उसकी ताकत है कि मुझे प्रॉफिट नहीं आए तो चलेगा जी, लेकिन मैं कॉस्ट का स्टॉप लॉस ही रखूंगा, नीचे की पूरी डाउन साइड खेलूंगा। करेक्ट। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका हम लोग जो बोलते हैं, क्योंकि हम एडवाइस कर रहे हैं जी, हमारे एडवाइस करने में हमारी एक एडिशनल सेफ्टी रखनी होती है। क्यों? कि लोगों की पोजीशन है और उस हिसाब से कई बार ये होता है ना, मैं जैसे फंड मैनेजर से बात करता हूँ तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे जो टर्न अराउंड स्टोरी है, एनसीएलटी से रिवाइवल हो रहे हैं, उनको पता है कि कोई जेट 15 का 75 हो जाएगा जी, है, लेकिन वो कभी भी अपने पोर्टफोलियो में नहीं लेंगे। मैंने कहा इतना बढ़िया अगर आपको लगता है, बोले कि पॉइंट वो नहीं कि हमें अच्छा लगता है, पॉइंट वो नहीं कि हमें पता है कि रिवाइवल हो रहा है। अगर समझो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो आप जवाब क्या देंगे अपनी इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को? अरे आपने, सबको पता था ये तो खराब है, आपने कैसे ले लिया? तो इससे बढ़िया बेटर सेफ देन सॉरी जी। तो सिंपल चीज, इसलिए कई बार क्या होता है, सपोज किसी ने 14,500 में निफ्टी शॉर्ट किया है तो हम क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलो। एग्रेसिव कोई ट्रेडर है तो मैं ये भी कहूंगा कि 14,500 नहीं कटे तब तक छोड़ दो, एक ट्रेड में प्रॉफिट आपको नहीं हुआ, लेकिन खड़े रहो, बनेगा तो नीचे ज्यादा भी बन सकता है। आपको 200 पॉइंट का क्वेश्चन हो गया तो खड़े रहना चाहिए। लेकिन हम क्या कहेंगे, हम ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर कोई ट्रेडर 200 पॉइंट का प्रॉफिट देख के वापस लॉस स्टॉप लॉस ट्रिगर कर ले तो उसको बुरा लगेगा। तो हम सेफ चलते हैं कि बेटर सेफ देन सॉरी, भाई अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो, ये हमारा सेफ्टी क्वेश्चन है। तो अल्टीमेटली हर ट्रेडर को कमेंट्री के बाद उसको अपनी माइंड सेट जी, अपनी रिस्क एपेटाइट, अपने टारगेट के हिसाब से ट्रेड करना जरूरी है। हम जो बता रहे हैं वो एक ओवरऑल सबके लिए
लेकिन इंडिविजुअली हर एक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अलग होती है, लेवल्स अलग होते हैं, रिस्क लेने की ताकत अलग होती है, उस हिसाब से आपको करना चाहिए। ओके सर, तो ये ध्यान रखना है जिस तरह से पोजीशंस का है। बैंक निफ्टी पर सर? बैंक निफ्टी शॉर्ट बताना है जी सर। ओके। निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन तो 14,435 हो गई। बैंक निफ्टी की 32,050 है, जिस पर आपको स्टॉप लॉस रखना है बैंक निफ्टी का, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। आइए नई पोजीशन 14,150 के स्टॉप लॉस से निफ्टी खरीदिए, 14,350, 14,425, 14,475 तीन टारगेट के लिए। निफ्टी बेचिए 14,425, 14,475 की रेंज में। स्टॉप लॉस 14,525 का बनेगा, 14,350, 14,275 और 14,225 तीन टारगेट के लिए। टारगेट भी कम है, लेवल्स भी कम है, लेकिन गैप ज्यादा है। जी, गैप बड़ा है। गैप बड़ा है। हाँ, छोटे छोटे गैप्स नहीं, गैप थोड़े बड़े हैं, आज गैप बड़े आ रहे हैं। हाँ। बैंक निफ्टी खरीदिए आप, और ये खरीदना है आपको छोटा स्टॉप लॉस दिया कल के लो का 31,650। जिनको ज्यादा रखना है 31,500 का रखें, लेकिन मुझे 31,650 काफी दिखता है। 31,950, 32,050, 32,150, 32,275 और 32,325 ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी। और बिकवाली जो करना चाहते हैं, अब बिकवाली में इशू क्या है कि आप कहाँ से बेचेंगे जी। एक लेवल 32,150 आता है, लेकिन लगता है थोड़ी जल्दबाजी है। 32,275, 32,325 रेंज में मैं कंफर्टेबल हूँ शॉर्ट करने के लिए, और 32,500 तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। 32,500 पे तो मतलब किसी को पूछना नहीं है, एक बार बेच ही देना है। तो अगर आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एंट्री लें, 32,275, 32,325 रीजनेबल रेंज है जहां बेचना चाहिए, 32,500 के स्टॉप लॉस के साथ। 32,150, 32,050, 32,000 और 31,950 ये हैं वो तमाम टारगेट्स जिनके लिए आपको करनी है बिकवाली। ओके, तो ये है पूरा लेवल्स को लेकर किस तरह से आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस करें और नई पोजीशंस बनाएं। बैन में BHEL सेल आइडिया बने हुए हैं सर, और कोई वहां पर बदलाव नहीं हुआ है। अब थोड़ा डेटा समझाएं सर, पॉजिटिव रखा है आपने FIs का डेटा, किस तरह से देख रहे हैं इसको? FIs ने बेचा नहीं, कल खरीदा है 650 करोड़ का कैश में। लेकिन इससे ज्यादा बढ़िया और इंटरेस्टिंग डेटा जो है दीप, वो 1326 करोड़ के स्टॉक्स जी, मतलब करीबन 2,000 करोड़ के स्टॉक्स उन्होंने खरीद डाले, और कोई ऐसी बड़ी ब्लॉक डील नहीं है। आज सुबह देवांशी मुझे बता रहे थे एक भी ब्लॉक डील नहीं है। देवांशी एक भी नहीं है ना, सब बाय सेल। सोचो, तो इसका मतलब कोई बड़े ट्रेड नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद खरीदारी स्टॉक्स में 2,000 करोड़ की। कौन से सारे तो कल गिरकर बंद हुए और घरेलू फंड ने सिर्फ 43 करोड़ का बेचा है। कहाँ खरीदा कौन? सब खाली हो गए एक ही दिन में। एक ही दिन में जहां जहां खाली हुए वहीं आज वापस से भरा जाएगा। पर अगर कल US खुला होता तो क्या FI एक्टिविटी और ज्यादा होती, या फिर कुछ ज्यादा ही एनालिसिस हो रही है ये? मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता। देखिए दीप, आमतौर पर हमें ना हमारा वो ट्रेडिशनल इतिहास हमें ये बताता है कि साल के अंत में FI छुट्टी पे जाते हैं। इस बार कुछ नहीं हुआ। पूरे साल में काम नहीं किया उतना, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में क्या होगा? डेफिनेटली। तो एक आध दिन की छुट्टी से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत असर पड़ता है। और आजकल सबसे बड़ी चीज क्या थी, वो जमाना ही चला गया कि जब आप ऑफिस आते थे, मुझे पता है ऑफिस आते थे, डीलर वो बाकायदा डील स्लिप बनती थी, लिख के देना पड़ता था, फिर डीलिंग रूम में जाते थे, फिर डीलिंग वो पढ़ेगा, रजिस्टर में एंट्री करेगा, उसके बाद खत्म ही हो गया सब कुछ। तो टेक्नोलॉजी, और अच्छा आपको तो लैपटॉप ही नहीं, खाली एक मोबाइल है तो सारा काम, मतलब पूरी दुनिया आपके हाथ में, सिर्फ मोबाइल चाहिए। बिल्कुल। इस मोबाइल में आपका फोन भी है, आपका लैपटॉप भी है, आपका क्या क्या नहीं है, सब कुछ लिंक्ड मतलब है। सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। सो इसलिए फिजिकली आपका ऑफिस होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिनको एक्शन लेना है खट से, सपोज मैं किसी फंड का CIO हूँ, मुझे लगता है ये दो चीज़ करनी है, जल्दी से मैंने मोबाइल पे डाला, बैठे मैं छुट्टी भी बना रहा हूँ और 2 मिनट में काम भी हो गया जी। तो इसलिए अब वो छुट्टी वाला तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है टेक्नोलॉजी की वजह से, और होता तो इतनी खरीदारी नहीं होती। बिल्कुल। पर अच्छी खरीदारी। और ऐसा तो है नहीं कि जो कल छुट्टी थी खाली बेचने वाली FIs की छुट्टी थी। सही बात है। तो खरीदारी भी की है। कि भाई बेचने वाले की कल छुट्टी थी इसलिए उन्होंने बेचा नहीं, खाली खरीदने वाले ऑफिस आए, ऐसा नहीं। तो बेसिकली फ्लोज काफी बेहतर है आज के लिए। सबसे बड़ा पॉजिटिव, अगर SGX निफ्टी सेंचुरी मारा तो उसका रीजन एक ही है, ग्लोबल भी नहीं। क्यों? 1% तो कल भी ऊपर बंद हुए थे हांगकांग और चीन, जी, फिर भी हम तो नहीं बढ़े। नहीं। तो इसका मतलब आज हम जो बढ़ रहे हैं, गैप जो दिख रहा है, गैप 2 वजह से दिख रहा है मुझे। एक, ओवरसोल्ड PCR जी, जो 2 नंबर पे, 1 नंबर पे FIs की दमदार खरीदारी, और घरेलू फंड ने नहीं बेचा है, वो भी क्रेडिट दीजिए उनको। और जो बाकी सारे शूरवीर थे कल खाली हो गए, अब दोनों हाथ खाली। आज नया सोचिए क्या करें। और साथ में वायदा कारोबार के संकेत भी पॉजिटिव दिख रहे हैं। पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। पुट को रेशो घटकर आया, प्रीमियम देखो उड़ गई पूरी। निफ्टी पे 6 पॉइंट की बची है, करेक्ट। बैंक निफ्टी में 4 पॉइंट की प्रीमियम खाली।
इसका मतलब ये ओवरसोल्ड तो होगा, Oversold हो गया। हालांकि उसका रीजन भी है। कल जो हम क्लोजिंग में बात कर रहे थे कि एडजस्ट होके आपकी ऊपर आएगी, तो एडजस्ट होके कैश की क्लोजिंग ऊपर आई है, इस वजह से भी आपको प्रीमियम कम दिख रही है, तो आज प्रीमियम बढ़ी जाएगी। वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से इमीडिएटली 14,300 हल्की सी रुकावट का लेवल है दीप, हल्की सी, खैर आप उसके ऊपर ही खुल रहे हैं तो खास दिक्कत नहीं। 14,300 के पुट पर 13 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 14 लाख शेयर है, उसमें से कॉल्स पे 11 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, तो खुलते ही 14,300 के कॉल राइटर्स थोड़े दिक्कत में होंगे, लेकिन अल्टीमेटली ताकत आपको 14,400 के ऊपर दिखेगी। 14,400 पर 21 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और 12 लाख शेयर कल जुड़े हैं, तो अगला लेवल 14,400 का आता है। 14,500 करना मुश्किल होगा पार, वहां पर 36 लाख शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, तो हर 100 पॉइंट पर आपके हल्की रुकावट है। पुट राइटिंग कम हुई है तो नीचे सपोर्ट कम है, लेकिन हाँ कॉल राइटिंग ज़्यादा है, और इस तरह के माहौल में आपको कॉल राइटिंग अगर ज़्यादा है तो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी ट्रिगर कर सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, मेक और ब्रेक लेवल है दीप 32,000 के पुट और कॉल दोनों पे 6-6 लाख शेयर हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है 32,000 पर, जब दोनों में बराबरी का मामला है तो आज एक चीज़ बोलता हूँ दीप जी, नोट कर लीजिए, अगर आप 200 पॉइंट मजबूत हो भी जाए बैंक निफ्टी पे, तो ये मान के चलिए मजबूत नहीं है। आपको पहला पॉइंट 32,001 से गिनना है। ओके, 32,000 पर 6 लाख शेयर कल कॉल राइटर्स बने और 8-8 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट टोटल पुट और कॉल दोनों में बराबर का है। तो जब तक आप 32,000 के नीचे है, 150-200 पॉइंट बढ़ भी जाते हैं ना, तब भी आप बहुत मजबूत नहीं है। आपकी मजबूती 32,000 से गिनी जाएगी, और निफ्टी में भी आपकी मजबूती 14,350 से गिनी जाएगी। तो अगर 75-70 पॉइंट आप ऊपर हो जाते हैं तो बहुत खुश नहीं होने हैं। 14,350 के ऊपर कितने टिके हुए हैं, ओके, वहां से गिनिए। तो ये दो निर्णायक लेवल है, 14,350 और 32,000, यहां से गिनिए। ठीक है सर, तो नजर आएगी इन दोनों लेवल्स पर। देखते हैं 9:08 पर रेट्स जब सेटल होते हैं तो फिर क्या राय आती है। पर बाजार का सेटअप आज पॉजिटिव है, मूड माहौल भी बेहतर है। थोड़ी देर में नतीजों का भी विश्लेषण करेंगे। वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं रिजल्ट एक्सरे के लिए। उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, क्या ट्रिगर्स हैं इंपॉर्टेंट, और साथ ही ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। देवांशी और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और स्टॉक्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आप देखिए नतीजों के लिहाज से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इसके नतीजे आने वाले हैं, और इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा, सीएट, साथ ही सीएसबी बैंक, डीसीएम श्रीराम, इसके भी नतीजे आएंगे, और नतीजों के साथ इंतरिम डिविडेंड का भी फैसला होता हुआ दिखेगा डीसीएम श्रीराम में। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन, टाटा स्टील बीएसएल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एल&टी इन्फोटेक के भी नतीजे आज आते हुए दिखेंगे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, आप देखिए जो नतीजे आए थे वो थोड़े से मिक्स थे। जो आय है वो करीब 41% तक कम होती हुई दिखी थी, और कामकाजी मुनाफे में 3% तक की बढ़त हमने इस तिमाही में देखी है। मार्जिन इस बार 10% से बढ़कर 18% पे आते हुए दिखे हैं। कम कामकाज खर्च इस बार कंपनी की तरफ से होता हुआ दिखा, और इसके अलावा जो मुनाफा है वो भी 64% तक बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन वो टैक्स एडजस्टमेंट्स की वजह से नए जो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे वो थोड़े से कम है 990 करोड़ पे। साथ ही आज देखिए जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो फोकस में रहेंगी, क्योंकि होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का आईपीओ यहाँ पे लॉन्च होता हुआ दिखेगा। 21 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 517 से लेकर 518 तक की है, करीब 1100 से 1200 करोड़ के बीच का ये आईपीओ है। अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखी। कल शाम कंपनी के बोर्ड ने 1000 करोड़ के क्यूआईपी को मंजूरी दे दी है, और 2508 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर ये फ्लो प्राइस तय की गई है, जो कि करीब 3.8% के डिस्काउंट पर है। फ्लो प्राइस पर भी 5% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है। तो कुल मिला के जो इंडिकेटिव प्राइस आ रही है वो 2457 से लेके 2511 का इंडिकेटिव प्राइस बैंड आता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी का ये कहना है कि जो पूंजी जुटाती हुई दिखेगी, इसका इस्तेमाल कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ में करती हुई दिखेगी। साथ ही कर्ज कम करने में इसका इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा, और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है उसको मजबूत करने में इसका इस्तेमाल करेगी। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग, जहां पे कंपनी ने 65 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर राइट इश्यू को मंजूरी दे दी है। 3000 करोड़ के राइट इश्यू को कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दी थी। ये 35% के डिस्काउंट पर राइट इश्यू आता हुआ दिखा है, और आप देखिए जो एंटाइटलमेंट रेशियो आता हुआ दिख रहा है वो 74:17 है, यानी कि हर 74 शेयर्स पर आप 17 राइट इश्यू के लिए एंटाइटल्ड होंगे। राइट इश्यू 15 फरवरी को बंद होता हुआ दिखेगा, और 1 फरवरी को ये राइट इश्यू खुलता हुआ दिख रहा है। और आखिर में मारुति सुजुकी पर नज़र रखिए। यहाँ पे कंपनी ने कई अपनी जो मॉडल्स है सिलेक्टिव मॉडल्स, वहाँ पे अपने प्राइजेस बढ़ाए हैं। कीमतें करीब 34,000 रुपीज़ प्रति मॉडल तक बढ़ाए हैं। जो कच्चे माल की लागत है वो बढ़ती हुई दिखी, और इसी के चलते कल से ये जो नए प्राइजेस हैं वो इफेक्टिव होते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स। आइए देख लेते हैं ब्रोकरेजेस का क्या कहना है एफआईआर में।
गुड मॉर्निंग आशीष, आज की रिपोर्ट्स के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले माइंट्री नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस के पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य 1962 से बढ़ाकर 1998 के आसपास कर दिया है। 1660 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग है। मैक्वायरी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। 1770 रुपए का इन्होंने लक्ष्य दिया। इसके अलावा कल रैलिस इंडिया के भी नतीजे आते हैं। मैक्वायरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 350 रुपए का लक्ष्य दिया है। 290 कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे हैं कि डोमेस्टिक सीड कारोबार में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन एबिटा मार्जिन कंपनी के फ्लैट देखने को मिले। इसके अलावा सीएलएससी की बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है सीमेंट सेक्टर पर, जहां पर ये कह रहे हैं कि जो डिमांड रिवाइवल 2020 में देखा गया था वो इस साल भी देखने को मिलेगा, और ये कह रहे हैं कि इस सेक्टर पे आपको सिलेक्टिवली पॉजिटिव होना चाहिए। आप देखिए अल्ट्राटेक यहाँ पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, खरीदारी की राय को बदलकर अब ये आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 5900 से बढ़ाकर 6000 कर दिया है। 5300 कल की क्लोजिंग है। एसीसी में भी अगर आप देखें तो सिमिलरली रेटिंग को डाउनग्रेड कर अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य इन्होंने जो है 1920 से बढ़ाकर 1950 रुपए कर दिया है। श्री सीमेंट पर भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। लक्ष्य 23,500 से बढ़ाकर करीब 24,350 रुपए के आसपास कर दिया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो सिर्फ डालमिया भारत पर ये अच्छे खासे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 1110 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1350 कर दिया है। 1130 जो है कल की क्लोजिंग है। इंश्योरेंस स्टॉक्स पर भी फोकस रखना होगा। सीएलएससी की रिपोर्ट आई है। मैक्स फाइनेंस पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा गया है। लक्ष्य 780 से बढ़ाकर 950 कर दिया है। एसबीआई लाइफ पर खरीदारी किराए दी है। लक्ष्य 1000 से बढ़ाकर 1125 कर दिया है। एचडीएफसी लाइफ पर रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। खरीदारी किराए को बदलकर अभी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 675 से बढ़ाकर करीब 765 रुपए के आसपास कर दिया है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पर भी रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। खरीदारी के राय को बदलकर अभी अंडर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 535 से बढ़ाकर 580 रुपए कर दिया है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, यहाँ पर सीएलएससी की बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 290 रुपए का लक्ष्य दिया है, लेकिन कह रहे हैं कि बुल केस में अगर आप देखें तो ये स्टॉक 500 रुपए तक जा सकता है। इन स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है। 245 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। सिटी की रिपोर्ट आई है। अशोक लेलैंड पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य 100 रुपए से बढ़ाकर 145 रुपए कर दिया है। मारुति ने जो प्राइस हाइक किया है इसके बाद मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 8080 रुपए के लक्ष्य के लिए। कोल इंडिया, यहाँ पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 195 रुपए का ऊंचा लक्ष्य दिया। 138 कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे हैं कि ई ऑक्शन प्रीमियम में अच्छी रियलाइजेशन देखने को मिल सकते हैं। और आखिरी रिपोर्ट है कजारिया सेरामिक्स पर, यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य 700 रुपए से बढ़ाकर 925 कर दिया। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन रहेगा नतीजों के दम पर, और बहुत कुछ। आइए उन्हीं पर कर लेते हैं फोकस। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। स्वागत है आपका वरिंदर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़े रिजल्ट्स के साथ। माइंट्री कैसे रहे नतीजे? सर दूसरे टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ साथ आई थिंक माइंट्री के नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे। हेडलाइन नंबर्स तो आपको मालूम ही है कि उनका एबिट मार्जिन 19.6% आया है कंपेयर टू आई थिंक एक्सपेक्टेशन था वो 17.5%। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा था, 4.2 एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 4.6% आया। बट अगेन सर स्टॉक आई थिंक कुछ 700 का होता था जो 1650 हो गया है। 52 वीक हाई के आसपास है। 1780 जो है 30 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है सर। सस्ता स्टॉक नहीं है ये। सो नंबर्स अच्छे थे बट स्टॉक का रन अप ऑलरेडी हो चुका है माइंट्री में, सो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, नंबर्स अच्छे हैं लेकिन स्टॉक भागा हुआ है। लेकिन जो रिजल्ट्स ठीक लग रहे हैं और स्टॉक महंगे नहीं है, उस कैटेगरी में कौन से रिजल्ट्स हैं आज? सरप्राइजिंगली आईआरबी इंफ्रा 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर आप इसका वाई नंबर्स देखेंगे तो शायद आपको नंबर्स इतने अच्छे ना लगे, बट अगर आप थोड़े से ब्रोकरेजेस का एस्टिमेट उठाएंगे, चाहे कोटक हुआ चाहे मोतीलाल हुआ, तो जो उनका एस्टिमेट था उसके हिसाब से नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। मैंने कोटक के नंबर्स देखे सर, एस्टिमेट देखा, उनके हिसाब से कुछ 1250 करोड़ का सेल्स होना चाहिए था, उसके सामने 1550 करोड़ सेल्स आया। सो आई थिंक अराउंड 20% बीट ओवर देयर। एबिटा 600 करोड़ एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 720 करोड़ आया। और 17 करोड़ प्रॉफिट एस्टिमेट था, उसके सामने 70 करोड़ का प्रॉफिट आया। 0.6 प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है सर, तो सस्ता स्टॉक नहीं, इट्स अ चीप स्टॉक, सॉरी। ऑर्डर बुक अच्छी है। इसके दो सेगमेंट्स होते हैं सर, बीओटी और कंस्ट्रक्शन। बीओटी ने बहुत अच्छा किया है इस बार, कंस्ट्रक्शन अभी भी पिकअप करना बाकी है। बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो सर लॉन्ग टर्म रेट बढ़ा है इस कंपनी का, कुछ 6500 करोड़ होता था वो 13500 करोड़ हो गया है। सो दिस इज वन थिंग जो आप अगर मैनेजमेंट आए तो उनसे पक्का पूछिए। शॉर्ट टर्म डेट कम हो गया, 2000 करोड़ से 191 करोड़ हो गया, विच इज अ गुड थिंग।
इसके पास कैश पड़ा है सर 1950 करोड़ का, which is a good thing, उसके पास कैश भी पड़ा है। तो हालांकि इंफ्रा इज वन स्पेस जो लोग ज्यादा देख नहीं रहे हैं, बट IRB infra I think started good, cheap as I said, so let's see how it behaves. I know शक्ति पंप के नंबर सर मार्केट में आ गए थे, बट जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, 700 करोड़ के मार्केट कैप पे फर्स्ट हाफ में इसने 40 करोड़ का 42 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। So on that basis, sir, it's trading around less than 10 times multiple. So, huge jump in terms of, loss से profit आना. So very good numbers from Shakti Pumps, और expensive नहीं है, that is important thing. ओके, तो ये दो रिजल्ट्स ऐसे हैं जो ठीक है और स्टॉक महंगे नहीं है, लेकिन अच्छे नतीजे और महंगे शेयर इस लिस्ट में कौन सा है? सर इंडिया मार्ट, सर अभी इंडिया मार्ट, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्साइटेड कि नंबर्स अच्छे हैं, बट मैं अगेन बार कल भी बोला था सर कि सबसे पहला पैरामीटर जो हमें देखना है वो है कि सेल्स में कितना जंप हुआ। बिकॉज इस बार देखेंगे आप, बहुत कंपनीज नंबर्स बहुत अच्छे रिपोर्ट करेंगी, वो कॉस्ट कटिंग की बेसिस पे करेंगी। तो सेल्स 5% ही ऊपर था सर, जो बहुत बड़ा जंप नहीं है। ऑफकोर्स एबिटा डबल हो चुका है, प्रॉफिट कुछ 30% ऊपर था, बट सरप्राइजिंगली अगर आप P&L के अंदर जाके देखेंगे ना सर, तो उसका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 25% कम हुआ है। जो 68 करोड़ होता था, कम हो गए 50 करोड़ हो गया है। और इवन अदर एक्सपेंसेस 49 करोड़ के 33 करोड़ हो गए हैं। सो वो दोनों चीजें कम हुई, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस कम हुए, इसलिए आपको ये एबिटा और प्रॉफिट का इतना बड़ा जंप दिख रहा है। टाइम पे ट्रेड करता है सर, टीटीएम प्राइस अर्निंग पे 50 टाइम्स पे प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। और दूसरा, आई एम जस्ट सरप्राइज सर, आई थिंक ये 1100 करोड़ का फंड रेजिंग कर रहे हैं, या बोर्ड ने अप्रूवल दिया है, इनके पास ऑलरेडी 1100 करोड़ तो कैश पड़ा है बुक्स पे। सो आई डोंट नो कि हाँ भी पैसा रेज करने का जरूरत क्या है सर। इंडिया मार्ट का अभी जो मार्केट कैप है, इट इज ऑलमोस्ट, नॉट ऑफ कोर्स, इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू माइंट्री का कुछ 10% का डिफरेंस होगा इन दोनों में। तो मार्केट कैप के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे तो महंगा दिखता है सर ये बहुत ज्यादा। ये काम अच्छा है कि आपने बता दिया कि 1100 करोड़ कैश है, तो फिर और 1100 करोड़ जुटाने की जरूरत क्या है। 12 बजे गिरीश अग्रवाल साहब आएंगे हमारे शो में, कॉर्पोरेट रडार में, नतीजों पर बातचीत करने के लिए। तो वरिंदर, आपके ब्याह पे ये सवाल उनसे पूछा जाएगा कि भाई ऑलरेडी पैसा पड़ा है, तो फिर इस पैसे का करने वाले क्या हैं आप, और जो रेज करने वाले। अच्छा हुआ आपने बताया, तो ये एक अलर्ट, और ये जरूर पूछा जाएगा उनसे सवाल। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, जो बड़ा चर्चित स्टॉक है आलोक इंडस्ट्री, स्टॉक के भाव के हिसाब से भी और रिलायंस के ले लेने के बाद से भी, इसके नतीजों में क्या कुछ खास देखा है आपने? सर नंबर्स अच्छे आए थे इस बार, बट मैं अगेन बोल रहा हूँ सर, ये कुछ 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 12,000 करोड़ का मार्केट कैप बहुत बड़ा है टेक्सटाइल कंपनी के लिए। आई थिंक मैं सारी दूसरी कंपनीज को एक तरफ रखूंगा, ये 12,000 करोड़ का मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। 12 इस बार सेल्स 40% ऊपर थी, एबिटा 140 करोड़ प्रॉफिट किया वर्सेस लॉस। तो नंबर्स आपको बहुत अच्छे दिखेंगे सर, की जंप जो बहुत अच्छा आया। बट ये 12,000 करोड़ पे नेगेटिव बुक वैल्यू अभी भी, नेगेटिव ROC अभी भी। सो एज ए सेड कि मुझे नहीं समझ आता सर इसको वैल्यू कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो अभी बहुत दूर जा रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, पर ऑलरेडी 12,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। इट्स वे बिग, टू से कि जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं उस हिसाब से बहुत ज्यादा है। एक स्नोमैन लॉजिस्टिक्स सर, आई डोंट नो इतना हाइप क्यों होता है, ओनली बिकॉज ऑफ अडानी 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 अडानी। नंबर्स में देखेंगे सर, तो नंबर्स में कुछ दिखता ही नहीं है आपको। 1,000 करोड़ का मार्केट कैप उस कंपनी का सर, 1 करोड़ का प्रॉफिट है क्वार्टर का, क्योंकि 1 करोड़ का ऑफकोर्स वर्सेस अ लॉस, तो आप देखेंगे तो आपको नंबर्स अच्छे दिखेंगे। बट 1 करोड़ का क्वार्टर का प्रॉफिट है, उसके सामने 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कि आप किसी भी रेशियो में प्राइस अर्निंग, प्राइस टू बुक, मार्केट कैप टू सेल्स कैसे भी करेंगे, तो आपको लॉजिस्टिक्स के हिसाब से बहुत, आई डोंट नो हाउ इट मैटर्स, क्योंकि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स सर 20 टाइम करता है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि नंबर्स सिर्फ ये मत देखिए कितना बड़ा है, बट वैल्यूएशन देखिए, तो वैल्यूएशन के हिसाब से I am not able to understand Alok Industries or Snowman Logistics. ठीक बात है। लॉजिस्टिक वालों में भी अब वो वैसा हाल हो गया कि मतलब वैल्यूएशन देखो मत, स्टोरी देखो, वैक्सीन ले जाएंगे, ये करेंगे, अमेजोन, वो सब चीज़ें चल रही है। तो अब अच्छा, बाकी बाय द वे, आपने स्नोमैन के वैल्यूएशन पे तो सवाल उठाया, मार्केट के वैल्यूएशन पे आपका क्या विचार है? निफ्टी जो 35-40 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, उसका क्या? नहीं सर, वो ठीक है, बट वही बोल रहा हूँ कि मेरे पास 5,000 कंपनी है सर इंडिया में लिस्टेड, तो मुझे वो 30 और 50 कंपनी से क्यों देखनी है, करेक्ट। अभी भी मुझे 20% ROC वाली कंपनी जो है वो 10-15 टाइम पे मिलती है। मैं आपको जैसे स्नोमैन की बात कर रहा हूँ, तो उसके सामने आप महिंद्रा लॉजिस्टिक्स देखिए, वो आज भी 20 टाइम पे ट्रेड करता है कंपनी, एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट,
कोई ट्रक ओन नहीं करता, इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी। आई एम ओनली सेइंग कि अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, थोड़ा सा और घुसेंगे, तो आपको 15-20 आइडियाज मिल जाएंगे सर, कि जहाँ पे आपको ज्यादा पैसा नहीं देंगे, ग्रोथ भी मिलेगा और प्रमोटर्स बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ सर कि अगर कोई बोलता है कि उसको 15-20 आइडियाज नहीं मिलते हैं, इट्स जस्ट दे आर बीइंग लेजी, नथिंग एल्स। ठीक बात है। चलिए, सुस्ती छोड़िए और चुस्ती रहिए, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो इतनी सुस्ती तो छोड़ देंगे, वरिंदर बंसल को सुन ले, काफ़ी कुछ काम आपका आसान हो जाएगा। शुक्रिया वरिंदर, नतीजों का पूरा विश्लेषण देने के लिए, थैंक यू। कल फिर आपसे होगी मुलाकात। और बाय द मुलाकात से याद आया कि जल्दी ही वरिंदर के साथ बजट की पाठशाला में भी मुलाकात होने वाली। इसी हफ्ते हमारा इरादा है कि आपके सामने बजट की पाठशाला भी रखी जाए हर साल। और ऑलरेडी है ना वरिंदर, लोग ट्वीट करके पूछने लगे हैं, फ़ोन करके, भाई कब आ रही है वरिंदर की बजट की पाठशाला। मैंने कहा वर्क इन प्रोग्रेस, काम चालू आए, चिंता मत करें, जल्दी आएगी। तो बिल्कुल हम तैयारी कर रहे हैं उसकी। फर्स्ट कट आ चुका है वरिंदर की तरफ से, थोड़ा और हम आगे बढ़ेंगे और उसको फाइन ट्यून करने के बाद आपके सामने रखेंगे वो शो। आइए, तब तक हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सिमी जी, गुड मॉर्निंग, करिए आप शुरुआत। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मेरा दो पिक है। एक पिक है 3M इंडिया, जिसमें एक अच्छा करेक्शन देखा गया था रिसेंटली, और करीब 20,470 के आसपास इसका 200 डेमा है, और कल का लो करीब 20,500 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि एक 200 डेमा को टेस्ट करने के बाद इसमें एक अच्छा उछाल देखने को मिलना चाहिए। 21,000 का स्टॉप लॉस के साथ मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। मेरा मिनिमम टारगेट 21,900 से 22,100 का है। तो 3M इंडिया मेरी तरफ से पहला पिक। और दूसरा पिक टाइटन। टाइटन में 6 जनवरी को 1620 के आसपास टाइटन हाई बनाया था, और कल का लो था 1460। तो ऊपरी लेवल से करीब 10% का करेक्शन हो चुका है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस 10% करेक्शन में शायद टाइटन का शॉर्ट टर्म का करेक्शन खत्म हो चुका है। तो 1487 का 1487 का स्टॉप लॉस के साथ मैं खरीदने का सलाह दे रही हूँ। इसका टारगेट होगा 1520 से 1535। अगर 1520 के ऊपर जाके ये स्टॉक सस्टेन करने लगता है, 1535 का क्लोजिंग तो छोड़ दीजिए, 20 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे सकता है टाइटन, तो मान लीजिएगा कि इसमें सचमुच बॉटम बन चुका है और ये स्टॉक वापस से 1600 के ओर भाग रहा है। तो फिलहाल के लिए तो 3M इंडिया और टाइटन आज के लिए। ओके, दो स्टॉक है सिमी जी की लिस्ट में, 3M इंडिया और टाइटन। वागिल साहब, सुप्रभात, बताएं सर। जी गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मेरा स्टॉक ऑफ द डे देने के बजाय मैं प्रिफर करूंगा कि थोड़ा सा लंबा स्टॉक ऑफ द वीक जो कल देना था, एक्चुअली कल दिया था, ये आइडियल है। मैं यूपीएल बाय करूंगा, 561 का बंद है, मैंने थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस लिया है 543 का। मुझे लगता है ये वीक में 603, ये वीक में मतलब शायद अगले वीक के मिड तक जा सकता है। आप 4 से 5 ट्रेडिंग लेके चलेंगे तो 603 का मेरा टारगेट है, और ये स्टॉक ऑफ द मंथ भी हो सकता है। कल का जो पैटर्न बना है बहुत ही अच्छा है। एक 20 रुपए की रिस्क, 50, 60, 70 रुपए का भी टारगेट हो सकता है। तो यूपीएल में हफ्ते भर के लिए खरीदारी करने की राय है इस वक्त वागले साहब की तरफ से। कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका शेयर आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना वही शेयर है। सबसे पहले तो अनिल जी, जो पिक ऑफ द डे अभी वागले साहब ने दिया उसमें मैं सहमत हूं उनके साथ। कल मैंने भी इसको पिक ऑफ द डे दिया था। और दूसरा काउंटर अनिल जी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये भी हमने कल इसकी चर्चा की थी, बहुत जबरदस्त तेजी बन रही है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज अनिल जी, ऐसा लगता है कि इसमें आपको 2100 के लेवल से एक सप्ताह के भीतर आते हुए दिखेंगे, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाय करें। और अनिल जी, जो भी आपका जन्म का साल है उस पर स्टॉप लॉस रख लें, तो 1965, 1960 जो भी आप चाहें स्टॉप लॉस हो सकता है। पहला टारगेट जो है 2040 का, दूसरा टारगेट 2080 का। रिलायंस पर खरीदारी क्या है? स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया आपका, मेरा 2020 है ऑलरेडी स्टॉप लॉस लेवल के नीचे है स्टॉक, तो आपका ट्रिगर हो गया सर। मेरी उम्र 21 साल ही है। नहीं, फिर तो टारगेट आ गया अनिल जी। फिर तो टारगेट आ गया अनिल जी। ओके, चलिए यहाँ पर अगर फिर मेरी उम्र के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा रहा है तो 1970 का लगा ले। ये स्टॉप लॉस है, 1965 इतना भी नहीं है भाई, सही रीजनेबल लगाओ। स्टॉप लॉस चेंज करो, 1970 रहेगा। अब ट्रिगर हो जाए तो हो जाए, कुणाल जी का है। मेरा जो बर्थ ईयर है वो 1970 है। अब 1970 के स्टॉप लॉस से आपको रिलायंस खरीदना है। ये है कुणाल जी की राय। किरण जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका शेयर।
अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, दीप मॉर्निंग। मेरा भी स्टॉक रिलायंस ही है। कल मैंने भी इसमें बाय कॉल दिया था और जिस तरीके से एक ट्रायंगुलर पैटर्न और अच्छे बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन के बाद अच्छे वॉल्यूम्स के साथ निकला है, मेरा मानना है कि रिलायंस काफी आउट परफॉर्मेंस दिखाता नजर आएगा। मेरा टारगेट 2080 का रहेगा, जहां पे रिव्यू लेने की सलाह है, और स्टॉप लॉस के लिए 1957 ये लेवल रहेगा। ओके, 2080 का टारगेट रखना है, किरण जी की भी राय। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। जो आज का शेयर है अनिल जी, पिक ऑफ द डे और पिक ऑफ द वीक भी काम आ सकता है, वो है हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अंदर मेरे को लगता है 950 960 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक एक तेजी का मूव दिखाने के बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखाया है 2 दिनों का, और अब ये यहाँ से वापस से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। तो एचएल के अंदर खरीदारी करें, जिन्होंने लेके रखा हुआ है वो लोग अपना पोजीशन होल्ड करके चले। नीचे में 920 925 के आसपास का सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस बनेगा। और ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा वो है 1000 का। 1000 रुपए का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 1050 रुपए तक के लेवल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो एचएल के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कोई भी 10 रुपए का डिप आते हैं तो खरीदारी करें। 920 का स्टॉप लॉस, 1000 से 1050 के टारगेट जल्दी ही स्टॉक के अंदर देखने को मिलने चाहिए। परफेक्ट। आइए हिमांशु जी से भी पूछ लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। सर गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल सर, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सर मेरी जो पिक ऑफ द डे है वो सेल साइड है, और जो स्टॉक बेचकर चलना है आज उसका नाम है M&M फाइनेंस। कल देखा सर हमने कि इस सेक्टर में काफ़ी वीकनेस अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिली, लगभग 178 के आसपास का क्लोज आया है। आज अगर गैप अप यहाँ पर मिलता है 181 182 की रेंज में, तो वहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है 184 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर। मेरा मानना है कि यहाँ पर 172 और 170 तक का टारगेट आपको आते हुए देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से M&M फाइनेंस पर ट्रेड। देखते हैं कल ऑफ कोर्स NBFCs पर हमने बड़ा ब्रेकडाउन देखा था, आज किस तरह की चाल रहेगी ये आप नजर रखें। 172 और 170 के टारगेट्स के लिए बेचना है इस काउंटर को। शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा सर गुड मॉर्निंग, बताएं आप का फोकस क्या रहेगा पिक ऑफ द डे सर? शुभ प्रभात आपको और आपके सभी दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। रिलायंस ही वो स्टॉक है जो आपके 3 पैनलिस्ट पहले ही बोल चुके हैं ये मैं तीसरा हूं। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने लीडरशिप ली थी हमारी मार्केट की, इनिशियल जो एक प्रॉफिटिंग थी उसको मार्च में उभारने की। अब समय आ गया है कि ये स्टॉक वापस अपने वही ट्रेंड दिखा रहा है जो उन्होंने मार्च में दिखाए थे। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक नई छलांग लगा सकता है, और ये कल इसका जो क्लोज है वो 10 दिन के हाई पे है। तो एक पोजिशनल ट्रेड या ऑप्शन जो मैं समझा सकता हूँ इसके अंदर, वो रिलायंस का आप ले सकते हैं 2000 की कॉल, जो करीब 48 रुपये 60 पैसे पे क्लोज हुई थी। उसमें स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं करीब 36 रुपये का, और टारगेट आपका रहेगा 66 रुपये का। तो उसके हिसाब से आप अपने पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर अगर स्टॉक जाए स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाएगी। ओके, तो ये है आपके लिए रिलायंस। भरपूर एक्शन आ रहा है, हमारे बाकी एक्सपर्ट्स को भी पसंद है, और शर्मा साहब ने आपको एक ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पर ट्रेड समझाया है। और कल हमने देखा कि 5 कॉल्स आपको रिलायंस पर आई थी, और वही मोमेंटम आज भी आपको स्टॉक पर आते हुए दिख सकता है। तो ये है आपके लिए आज की कुछ बेहतरीन पिक्स जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। आइए कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। शर्मा साहब, अपोलो हॉस्पिटल्स ट्रेडर फेवरेट है, इन्वेस्टर फेवरेट भी है। आज QIP लॉन्च, कल QIP लॉन्च हो गया था सर, 1000 करोड़ जुटाने वाले हैं, और 3.5 से लगभग 6% तक का डिस्काउंट हो सकता है फाइनल इशू प्राइस पर। आप बताएं किस तरह से देखना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल्स को सर? अपोलो हॉस्पिटल्स को एक अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए, वक्र दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं देखने की कोशिश भी करें। हेल्थ केयर जिसके अंदर हॉस्पिटल्स और जो डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं वो भी आती हैं, इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, मार्केट से बेहतर रहेगा। तो ऐसे माहौल के अंदर आप जो भी प्राइस हो, जहाँ पे जब कभी भी यहाँ से जो बॉटम बने वहाँ से आप दोबारा नए सिरे से ले सकते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे जैसे कोविड की जो नंबर ऑफ केसेस नीचे जा रहे हैं, और वैसे वैसे जो इलेक्टिव ऑपरेशंस होते थे जिनको आपको कोई आवश्यकता नहीं थी कि इमरजेंसी, अब वो जब होने लगे हैं और ये आगे चल के इनकी तादाद और बढ़ेगी, वहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। तो उस दृष्टि से ये अपोलो बिल्कुल लेने की बात है। बिल्कुल, तो अपोलो हॉस्पिटल्स पर रखे नज़र। आज QIP के दम पर शायद थोड़ा आपको डिस्काउंट मिल सकता है, पर देखते हैं किस तरह की चाल रहेगी इस काउंटर पर।
1000 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं QIP के जरिए। मारुति, जरा इस काउंटर पर भी नजर रखिए। कल हमने देखा कि वीकनेस काफ़ी आती हुई दिखी। सुमित जी, मारुति पर प्रेशर भी बना, 8000 के नीचे फिसला और फिर दिन के लोएस्ट पॉइंट पर क्लोज हुआ। प्राइजेस बढ़ा रहे हैं, हालांकि एक्सपेक्टेड रहता है जनवरी के महीने में, पर आज किस तरह की चाल रह सकती है मारुति की? यहाँ से और प्रेशर बनते हुए देखते हैं आगे जाकर, या फिर ये स्टेबलाइजेशन लेवल है? दीपांशु, थोड़ा सा कोई दबाव देखने को मिल सकता है, बट कोई बड़ा दबाव मेरे को नहीं लगता मारुति में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मेरे को तो ऐसा लगता है कि मारुति यहाँ से जल्दी ही 8000 प्लस के लेवल दिखाएगा। तो थोड़ा सा जो दबाव अगर देखने को मिलता है 101 पॉइंट का मारुति के अंदर, जो कि 1% होता है मुश्किल से, तो मारुति के अंदर उसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 8000 का पहला टारगेट बनेगा और 8000 का लेवल क्रॉस करने पे 8300 तक के लेवल मारुति के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में मुझे तो ऐसा लगता है इसमें बाय करके काम करना चाहिए। ओके, तो डिप्स पर करे खरीदारी, ये है आपके लिए मारुति पर राय। किरण जी, L&T फाइनेंस, कल ऑफ कोर्स एक तो नतीजों के बाद रिएक्शन आया, दूसरा राइट्स इशू आने वाला था कल शाम को। उससे पहले स्टॉक में हमने भारी गिरावट देखी। राइट्स इशू अनाउंस हो गया, 65 के भाव पर आने वाला है, पर आप चार्ट को किस तरह से देख रहे हैं? कल ये जो 100 के नीचे क्लोजिंग हुई, इसका क्या रोल है सर? देखिए, एक बहुत अच्छी रैली हमने 70 से 105-6 तक मिलती नजर आई, और उसके बाद अभी एक करेक्टिव इंटरमीडिएट ट्रेंड देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा वीकनेस दर्शाता है, पर लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी स्ट्रांग है। तो ये इंटरमीडिएट करेक्शन है। मुझे लगता है कि 90 लेवल्स के आसपास 90 to 95 ये बेस लेवल रहेगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्यूमुलेशन होगा और वापस एक बार अपनी चाल वापस एक बार ऊपर की तरफ चलता नजर आ जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि नीचे के स्तर पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। 90-95 ये जोन रहेगा जहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करना है। अगर आप 3 महीने का व्यू लेते हैं तो मेरा मानना है कि 115-120 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो अगर पोजिशनल व्यू लेते हैं तो यहाँ से फिर से मूवमेंट आ सकता है, थोड़ा शायद उतार चढ़ाव बना रहे, पर ये है आपके लिए राय जहाँ तक L&T फाइनेंस का सवाल है। रैलिस इंडिया, कुणाल जी जरा इसके चार्ट देखकर बताएं। यहाँ पर मैक्वायरी ने तो आउट परफॉर्म का लक्ष्य लिया है और बढ़िया टारगेट भी दिया है। थोड़ा हम इस स्पेस में वैसे भी एक्शन देख रहे हैं। कल थोड़ा नतीजों के बाद रिकवर करने की कोशिश करी, एकदम फ्लैट क्लोज हुआ, पर 290 के लेवल्स पर रैलिस पर क्या राय है? देखिए, चार्ट ठीक ठाक है दीपांशु। कल भी हमारी चर्चा हुई थी, निचले स्तरों से बड़ी शानदार रिकवरी आते हुए देखी थी, और मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको वापस से तेजी बनेगी। केवल जो कल का लो है उसको अब एक स्टॉप लॉस मान लेना चाहिए। कल का लो 280 रुपए के आसपास है, तो वहां एक स्टॉप लॉस रखें, और जिनके पास पोजीशन है उन्हें तो बने ही रहना चाहिए। तेजी तब करें जब ये स्टॉक 300 को पार कर ले, तो 300 के लेवल्स के ऊपर नई खरीदारी कर सकते हैं, और जिनके पास अभी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, 280 के आसपास स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करने की मेरी राय। ओके, तो ये है आपके लिए रैलिस जहाँ पर रखनी है नज़र। सुमित जी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये भी अपने नतीजों पर आज रिएक्ट करेगा। थोड़े मिले जुले रहे, आय वैसे गिरी है, बट ऑपरेशनली अच्छा क्वार्टर रहा इनके लिए। चार्ट क्या बता रही है? कल 3% गिरकर बंद हुआ था। 4 से 5 दिनों में पिछले एक गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक ऊपरी लेवल से दबाव दिखा चुका है, 90 के लेवल से 78 तक आ चुका है, और अब स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 75-74 के पास है। तो मेरे को लगता है कि ये 2 रुपया 3 रुपए का अगर और गिरावट आ जाता है तो इसके अंदर फिर लोड लेवल्स पे खरीदारी बनेगी, और ऊपर में 80-81 का लेवल टूटने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम बिल्डअप होगा। फिर 85 रुपए से लेकर 90 रुपए तक के लेवल दोबारा से आईबी रियल एस्टेट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर भी डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो डिप्स पर करें खरीदारी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये है आपके लिए चार्ट। शर्मा साहब, माइंट्री नतीजे हर अनुमान से हमने देखा कि बेहतरी आते हुए दिखे, और कंपनी की कमेंट्री भी पॉजिटिव रही है। माइंट्री पर इन लेवल्स को खरीदना चाहिए सर, या फिर थोड़ा करेक्शन का इंतजार करें? आईटी के अंदर हम लगातार देखते आए हैं कि जब कभी भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे एक क्लियर कट बाय था आईटी सेक्टर, तो यहाँ पे पोजीशंस लोगों ने बहुत पहले से भी बनाई हैं। तो ऑब्वियसली लाजमी है कि कुछ इसमें प्रॉफिट टेकिंग ऊपर के लेवल पे आ सकती है, डिस्पाइट कि हमारा इन कंपनी का जो गाइडेंस है वो बहुत ही बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि वो इन्वेस्टर जो बियॉन्ड 6 महीने देख रहा है उसको किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है, उसको अच्छे नतीजों के बाद लेना चाहिए। लेकिन ये जो मार्केट की चाल है वो आपको प्रॉफिट करेक्शन जरूर दे सकती है ऊपर बढ़ के, और वो एक मौका है जहाँ पे जो शांति से खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। तो मैं आईटी पूरे क्षेत्र के ऊपर सहमत हूँ, और प्रोडक्ट कंपनीज जो आईटी के अंदर उन पे और ज़्यादा वेटेज देना चाहता हूँ। लेकिन फिलहाल इस वक्त इस स्टॉक को फंडामेंटली ये बाय है, टेक्निकली आपको हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग में नीचे का लेवल आपको दिखाए। ओके, तो ये है आपके लिए बिल्कुल माइंट्री में लंबे समय के लिए निवेश करने की राय।